एसएसटी में जानते हैं प्रॉब्लम क्या होता है, नोट्स बनाने का। तो नोट्स बनाओगे कैसे, पहले ये सीख लो। देखो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट में से पहले चारों का तुमको नोट्स बनाना होगा। मतलब 4 कॉपी डिफरेंट बनाना होगा। पहले आप पूरा क्लियरली सुन लो। 4 कॉपी बनाओगे। हाँ, सुनो सुनो पहले, उसके बाद डाउट रहेगा तो पूछना। हिस्ट्री का अलग बनाओगे, सिविक्स का अलग, ज्योग्राफी का अलग और इको का अलग। तो अगर मान लो अभी जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना सारा चीज होगा, चाहे वो नोट्स हम बनवाए, क्वेश्चन बनवाए, एक्टिविटी सॉल्व करवाए, वो सारा उसी कॉपी में होगा। कर लोगे ना? हो गया। अब नोट्स बनाने का फायदा जानते हो, होगा उस दिसंबर में बहुत फायदा होगा, क्योंकि उस समय एसएसटी रिवाइज नहीं किया जा सकता है बुक से। तो ये सब धीरे धीरे करेंगे हम लोग। चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। देखो ये एनसीईआरटी का बुक मेरे पास पुराना वाला है, यही बुक तुम भी ले लेना, ठीक है। मंगवा लेना, इसमें इससे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट होता है सोशल साइंस का। तो हाँ चलो रिपीट करते हैं। पहले हम लोग उस दिन टॉपिक पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हाँ बोलो। तो चलो पहले इसको रिकैप कर ले, हम लोग इसमें क्या पढ़े थे। देखो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन चला था रिसोर्स का। याद है इंट्रोडक्शन में क्या बताए थे? देखो इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, व्हाट इज रिसोर्स, ये बताए थे ना, व्हाट इज रिसोर्स। और साथ ही ये भी बताए थे, व्हाट थिंग, व्हाट थिंग कन्वर्टेड एनीथिंग इनटू रिसोर्स। देखो ये पूरा क्वेश्चन पहले क्लियरली समझ लो। मतलब रिसोर्स क्या है, ठीक है, और वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज रिसोर्स में कन्वर्ट होता है, ये हम लोग पढ़े थे। अच्छा उसके बाद दूसरा टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये चल रहा था। तो इसमें यही इसी में हम लोग इनकम्प्लीट रह गया था टॉपिक उस दिन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला बेसिस हम कौन सा बताए थे? ऑरिजिन, ऑरिजिन वेरी गुड, याद है। ऑरिजिन में कौन कौन सा बताए थे? एबायोटिक एंड दूसरा है बायोटिक, वेरी गुड। अच्छा उसी तरह से दूसरा बेसिस क्या बताए थे हम? एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी को हम लोग रिन्यूएबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा बताए थे? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा कैच कर ले रहे हो। ऐसे ही कोई कैच करोगे हम लोग कवर कर लेंगे। अच्छा तीसरा शायद हम लोग डिस्कस किए थे, ऑनरशिप, ये डिस्कस किए थे। अच्छा दो ही चल रहा था तो मतलब इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज का टॉपिक यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। हाँ तो चलो इसी को शुरू। आज का टॉपिक है हम लोगों का ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे कितना रिसोर्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। ऑनरशिप वाला जो टॉपिक है ना बहुत जरूरी है, और इसमें कुछ अभी यूनिक पॉइंट मिलेगा। तो देखो पहले इसका टाइप जानते हैं कितना होता है। इसका सबसे पहला बेसिस जो है ना वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। ऑनरशिप के आधार पे सबसे पहला रिसोर्स होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। तो क्या होगा इंडिविजुअल रिसोर्स? तो इसको हम कहेंगे रिसोर्सेज दोज आर, those are owned by, owned by a single individual। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा रिसोर्स जो एक व्यक्ति ऑन करे, जिसका ऑनर कौन हो? एक व्यक्ति हो, सिर्फ एक व्यक्ति। जिसमें हम उदाहरण दिए थे कि आपके पास का मोबाइल फोन हो, आपका बैग है, पेन है, घर है, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ये तो ये हो गया था। दूसरा है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स। इसमें हम क्या बताए थे? इसमें बताए थे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दोज आर owned by, owned by all the member of a community, all the members of a community। ये हम लोग डिस्कस किए थे, ये दो टॉपिक हो गया था। अब जो तीसरा देखने वाला है वो इंपॉर्टेंट है।
तीसरा है नेशनल रिसोर्स। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये नेशनल रिसोर्स क्या होता है। नेशनल रिसोर्स क्या होगा, तो देखो डेफिनेशन, रिसोर्सेज दोज आर ऑन और कंट्रोल्ड बाय अ नेशन। देखो डेफिनेशन क्या बोले, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसका ऑनर, जिसका मालिक कोई एक देश हो, पूरा का पूरा देश की बात कर रहे हैं, एक कंट्री की बात करें, एक कंट्री किसी रिसोर्स को ऑन कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स के एग्जांपल्स में क्या आएंगे, देखो नेशनल रिसोर्स के एग्जांपल में आ जाएगा रिवर, ठीक है, रिवर के बाद आ गया फॉरेस्ट, और क्या आ जाएगा, और मान लो आ जाएगा फॉरेस्ट के बाद आ जाएगा मान लो रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जिसका मालिक जो है ना, जिसका ऑनर जो है वो एक कंट्री है, तो ऐसे रिसोर्स को हम कहेंगे नेशनल रिसोर्स। इसी तरह से चलते चौथा में, चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। अब ये इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, तो इसको हम कहेंगे रिसोर्सेज दोज आर owned by an international organization। देखो कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको जिसको क्या करता है, जिसका ऑनर कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंटरनेशनल संस्था हो, जैसे सपोज दैट यूनाइटेड नेशन अभी है, अभी इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है G20, तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टिकुलर टॉपिक को, किसी पार्टिकुलर चीज को अगर कंट्रोल कर रहा है तो वैसे रिसोर्स को हम कहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्स का ओशियानिक वाटर बॉडीज। ओशियानिक वाटर बॉडीज, ठीक है। अब देखो ये चार रिसोर्स हो गया आपका, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये आपका आ जाएगा ऑनरशिप के आधार पे। अब देखो अभी हम जो यहाँ पे लिखे, इतना लिखना भी जरूरी था नहीं, बट अभी कुछ समझाना था इसलिए हम लिख रहे थे। अब जैसे मान लो अब नोट्स बनाओगे ना, तो देखो यहाँ पे एक हेडिंग है। हेडिंग क्या है, ऑनरशिप के आधार पे, बेसिस और ऑनरशिप। तो चार पॉइंट बन रहा है हेडिंग का, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, और चारों का डेफिनेशन और एग्जांपल। इस तरह से क्या हुआ, ऑनरशिप का एक नोट्स तैयार हो गया। समझ में आ गया ना बात, इस तरह से ही नोट्स तैयार करना। अब इन चारों में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी आपको देखना है। इंटरेस्टिंग क्या है, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो कैसे रिलेटेड है, सपोज दैट कोई इंडिविजुअल रिसोर्स है, सपोज दैट मान लो होम ही है, कोई घर है जो एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, इंडिविजुअल रिसोर्स जो है ना वो कम्युनिटीज के अंदर में आ जाती है। कैसे, कैसे आवाज आ रहा है कुछ चीज का, कैसे हो जाता है वो देखो, जब भी किसी नेशंस को, किसी भी कंट्री को जब भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगले रिसोर्स को एक्वायर कर लेगा। कैसे, वो देखो, जैसे मान लो हमारा घर है और घर के नीचे क्या हुआ कि किसी प्रकार का कोई मिनरल्स पाया गया, तो मिनरल्स पाया गया, या फिर ये भी कह सकते हो पूरा घर वाला जो जमीन है ना वो किसी कम्युनिटी में चल गया, पार्क में चल गया, मंदिर में चल गया, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो इंडिविजुअल ना रह के बन जाएगा वो कम्युनिटी रिसोर्स। अब मान लो कि पूरा का पूरा उस एरिया में ही माइंस मिल गया, तो कंट्री क्या करेगा, उसको अपने कब्जे में ले लेगा, फिर हम उसको कहेंगे नेशनल रिसोर्स। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस घर में हम रहते हैं वो पहले नेशनल रिसोर्स है, ठीक है, बाद में कम्युनिटी रिसोर्स है, और उसके बाद वो इंडिविजुअल है। क्योंकि वो पूरा का पूरा देश के अंदर अपना घर आता है तो वो नेशनल में आ गया। फिर जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर आ रहा तो हम उसको कम्युनिटी भी कह सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल लेवल पे सोचा जाए, अपने लेवल पे, तब हम इसे इंडिविजुअल रिसोर्स भी कह सकते हैं। ये अलग है, इंटरनेशनल अलग है। इन तीनों में ऐसे रिलेशन बनेगा, ठीक है। जैसे अब पार्क अगर बोल रहे हैं, मंदिर बोल रहे हैं, हम खेत बोल रहे हैं, या कोई और ऐसा चीज बोल रहे हैं, तो वो सबका सब पहले क्या है, नेशनल, बाद में कम्युनिटी, और फिर उसके बाद क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। अब जो हम देखने जा रहे हैं ना वो बहुत ही, मतलब अब जो बोर्ड बेस्ड टॉपिक अभी चलेगा इसी से रिलेटेड, ये सब तो क्लास 8 तक बहुत इजी है, आसानी से समझ में भी आ जा रहा है, लग रहा है कि ऐसे तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब जो बताने जा रहा है ना वो आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण क्या देते हैं, सपोज दैट मान लो कि ये वाला जो हिस्सा हम लोग को इंडिया का दिख रहा है, मान लो ये वाला अपना इंडिया, साउथ इंडिया जो है, ये पूरा का पूरा क्या है,
इस तरफ ये पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर मतलब समझते हो ना, 3 वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। तो ये अपना इंडिया जो है ना, ये एक अरेबियन सॉरी एक पेनिनसुलर कंट्री है। तो पेनिनसुलर कंट्री है ना, तो यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता है। सवाल क्या क्रिएट होता है कि ये जो वाटर बॉडीज है, कितने डिस्टेंस तक के वाटर बॉडीज को हम क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्स कहेंगे और इंटरनेशनल रिसोर्स करेंगे। मतलब यहां पे अभी पॉइंट चलने वाला है नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल रिसोर्स। आप पॉइंट पे ध्यान देना, यहां पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स में। जैसे उदाहरण के तौर पे ये वाटर बॉडीज है, तो भाई कितना दूर तक समुद्र में, कितनी दूरी तक नेशनल रिसोर्स आएगा और कितनी दूरी तक इंटरनेशनल रिसोर्स आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समस्या है कि जो ओशियन बॉडीज का जो ओशियानिक वाटर होता है, ओशियानिक जो वाटर होता है, इसके डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है, सबसे पहले यही जानना है। क्या पता है ओशियानिक वाटर बॉडीज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? जैसे अगर मान लो हम रोड पे चल रहे हैं, तो रोड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर होता है ना। हाँ, तो उसी तरह से अगर समुद्र पे हम चल रहे हैं, तो क्या हम वहां भी किलोमीटर बोल सकते हैं या कोई और यूनिट यूज होता है? ये पूछना हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी देखना है। देखो, ओशियानिक वाटर बॉडीज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसका नाम है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल अब क्या होता है? नॉटिकल माइल क्या कहेंगे? इट इज एन यूनिट, इट इज एन यूनिट टू मेजर मेजर द डिस्टेंस ओवर सी। मतलब ये जो नॉटिकल माइल है ना, ये नॉटिकल माइल कुछ नहीं बट ये एक यूनिट है। ये ऐसा यूनिट है जिससे हम क्या करते हैं, समुद्र के ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट हम मान लो समुद्र पे चल रहा है, शिप चल रहा है, तो शिप जो है ना, उसकी दूरी जो है वो हमेशा नॉटिकल माइल में ही मेजर किया जाता है। तो पूछ सकते हो सर नॉटिकल माइल मतलब क्या? यूनिट हो गया। अब एक नॉटिकल माइल बराबर कितना किलोमीटर? तो ये तो आपको गूगल पे भी आसानी से मिल जाएगा। तो 1 एम इक्वलिटी लगभग होता है 1.6 किलोमीटर, सॉरी 1.8 या 9 किलोमीटर, ऐसे कुछ होगा, 8 समथिंग होगा। तो ये लगभग एक नॉटिकल माइल बराबर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होता है। तो समुद्री दूरी नापने के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग होता है। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि समुद्री दूरी, ओशियानिक वाटर जो है, उस पर कितना नॉटिकल माइल तक नेशनल रिसोर्स होगा और कितना नॉटिकल माइल तक इंटरनेशनल रिसोर्स होगा, ये जानना अभी का हम लोग का काम है। तो देखो, इसको ऐसे जानते हैं। अगर सपोज दैट मान लो हम इस तरह से जाते हैं डिस्टेंस, तो लगभग 12 नॉटिकल माइल तक जो वाटर बॉडीज होता है, हम इसको कहते हैं नेशनल रिसोर्स। क्लियर हो गया? नेशनल रिसोर्स, हाँ, मतलब 12 नॉटिकल माइल तक की जो वाटर बॉडीज होगी ना, उस वाटर बॉडीज को हम लोग कहेंगे नेशनल रिसोर्स। और इसको नाम भी दिया गया है। इसका नाम क्या है ये हटा देते हैं, ये तो है नहीं यहाँ पर। इसका नाम क्या दिया गया है इस वाटर बॉडीज का? इसको कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? इसको कहोगे वाटर बॉडीज अंडर द 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल के अंदर में जितने भी वाटर बॉडीज आएंगे, वो भी कोस्ट से, किनारे से, उसको हम कहेंगे या नेशनल रिसोर्स भी कहेंगे, या फिर हम उसको टेरिटोरियल वाटर भी कह सकते हैं। तो नेशनल तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल देखते हैं कितना दूरी तक जाएगा। अब इंटरनेशनल का जो डिस्टेंस है ना, ये है 200 नॉटिकल माइल के आफ्टर 200 नॉटिकल माइल। मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद जो वाटर बॉडीज होगा, हम उसे इंटरनेशनल वाटर बॉडीज कहेंगे। ये आपका इंटरनेशनल वाटर बॉडीज हो गया। इंटरनेशनल वाटर बॉडीज हम इसको कहेंगे। तो यहां पे एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। देखो, पहले आप कंपैरिजन हम फिर से कर दे रहे हैं। अंडर 12 नॉटिकल माइल इज नेशनल रिसोर्स और आफ्टर 200 नॉटिकल माइल इज इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इसमें क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन आप पकड़ पा रहे हो? क्या क्वेश्चन बन रहा है? हाँ, वेरी गुड। तो ये 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल के बीच का जो समस्या है ना, वो कौन सा रिसोर्स है? वेरी गुड। बहुत कम बच्चा इस चीज को पकड़ पाता है। हम क्लास में बहुत दिन से इसको देखते हैं, आप फंसी जाता है सब पहली बार, तो तुम पहले वो पकड़ लियो।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल के बीच का जो मतलब डिस्टेंस होगा उसे किस रिसोर्स में रखा जाएगा। तो पहले इस रिसोर्स का नाम जानते हैं। इस रिसोर्स को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन को डिफाइन तो आसानी से कर देंगे, क्या कहेंगे, वाटर बॉडीज बिटवीन 12 नॉटिकल माइल टू 200 नॉटिकल माइल। 12 से 200 के बीच का जो वाटर बॉडीज होगा हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ये 12 से नॉटिकल 200 के बीच का हो गया। अब है कि इसको ऑन कौन करता है, मतलब इसका ऑनर कौन होगा। नेशनल तो 12 तक है, इंटरनेशनल जो वो 200 के बाद होता है। तो यहां पे इसका ऑनर कौन होगा वो देखो, इसका ऑनर होगा मतलब इससे पड़ने वाला सबसे नजदीकी कंट्री। जो भी इस रिसोर्स से सबसे नजदीकी कंट्री होगा, वो चाहे इंडिया हो कोई दूसरा कंट्री हो, अगर 12 नॉटिकल माइल के बाद जो सबसे नजदीकी कंट्री होगा वही इस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन को मेंटेन करेगा। ठीक है, बस उसको मेंटेन करने के लिए परमिशन चाहिए होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा फैक्ट दिया हुआ है अपने इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो इंडियन ओशियन है ये वाला, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल के बाद मैग्नीज पाया जाता है समुद्र में। 12 नॉटिकल माइल के बाद तो वो इंडिया से सबसे नजदीक था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन दिया कि भाई हमारे कंट्री में मैग्नीज बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारे कंट्री से नजदीक भी पड़ा है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करता है, परमिशन देता है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल के बीच जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, इसका ऑनर इससे सबसे नजदीक पड़ने वाले कंट्री का होता है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा था ना, नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल रिसोर्सेज, में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो काफी मायने रखता है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें सबसे पहला नॉटिकल माइल है, दूसरा है टेरिटोरियल वाटर और तीसरा है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, यहाँ पे नॉटिकल माइल का मतलब भी लिख लिए, तो आप इसे रफ करो, स्क्रीनशॉट जैसे भी आप मैनेज करते हो करो, फिर टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो देखो 4 तो हो गया। सबसे पहला हो गया ओरिजिन, हम लोग डिस्कस कर लिए। दूसरा हम लोग डिस्कस कर लिए रिन्यूएबिलिटी या फिर एग्जॉस्टेबिलिटी डिस्कस कर लिए। तीसरा हम लोग डिस्कस कर लिए अभी तुरंत ऑनरशिप। अब जो डिस्कस होने वाला जा रहा है वो इन तीनों से टफ है, उसका नाम है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट अभी का टॉपिक है, सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा रिसोर्स जो क्या हो, जिसके बजाय जिस पे डिपेंड करता हो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ, ग्रोथ इन इकोनॉमी। किसी कंट्री के इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए जो मतलब चाहिए ना, वो वैसे रिसोर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो पहले कितना होता है यही देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है, सबसे पहला होता है पोटेंशियल रिसोर्स। सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्स होता है। दूसरा होता है इसका स्टॉक, स्टॉक रिसोर्स। तीसरा होता है रिजर्व रिसोर्स और नंबर 4 होता है डेवलप्ड रिसोर्स। देखो 4 पर देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू और बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पोटेंशियल नंबर 1, स्टॉक नंबर 2 एंड रिजर्व नंबर 3 एंड डेवलप नंबर 4। अब ये सब क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल का। देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन से ज्यादा बेटर आपको इसमें इसको समझना होगा। देखो इसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, फाउंड इन अ रीजन ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स है ना जो बहुत बड़ी संख्या में किसी एक क्षेत्र में पाया जाता हो, बट यूज इन अ स्मॉल स्केल और नॉट इन यूज। देखो दो चीजें यहां, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। हम क्या समझा रहे हैं आपको, हम समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जो किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता, बहुत ह्यूज अमाउंट में, बट हम या तो इसको बहुत छोटे स्तर पे यूज करते, बहुत छोटा स्तर पे, या फिर इसका यूज करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं,
तो इसके लिए हो सकता है कि वी हैव नोट एनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, वी हैव नोट एनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब अपने पास, हम लोगों के पास कोई ऐसा पर्याप्त इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऐसे रिसोर्स को एक्सेस कर सके। तो इस तरह के रिसोर्स को हम पोटेंशियल में रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर उदाहरण एग्जांपल में हम ये कहें कि सोलर एनर्जी का कमी नहीं है, सोलर एनर्जी जो है ये इसकी कमी नहीं है पूरे पृथ्वी पे, खास करके अपने राजस्थान में तो एकदम भरमार है पूरा, सनलाइट इतना ज्यादा, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर हम सोलर एनर्जी बनाते हैं तो बहुत यूज हो सकता है। तो देखो यहाँ पे एडजस्ट करो इसको, सोलर एनर्जी लार्ज स्केल में पाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम इसका यूज कैसे करते हैं? वो थोड़ा बहुत लाइट जला के घर में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बिजली सप्लाई कर लेते हैं, बस उतना ही होता है। लेकिन इसका प्रॉपर वे में यूज हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसको ज्यादा एक्सेस करने का टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो ऐसे रिसोर्स को हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। क्लियर? अब बताओ पोटेंशियल रिसोर्स का सोलर एनर्जी के अलावा दूसरे और एग्जांपल्स बताओ जो पोटेंशियल को एडजस्ट करता हो। एयर जब आप बोल रहे हो तो फिर वाटर भी होगा, होगा ना, वाटर होगा, पृथ्वी के अंदर जो जियो थर्मल एनर्जी है ये सब आएगा इसमें। अब चलते हैं स्टॉक में। अब देखो यहीं पे कंफ्यूज होता है बच्चा बहुत, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे स्टक कर जाते हैं इन दोनों को कंपेयर करने में। तो हम डेफिनेशन के साथ ही क्या करेंगे, इसको कंपेयर करने का भी प्रयास करेंगे कि स्टॉक जो है ना, स्टॉक क्या होता है और स्टॉक और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है। तो चलो देखते हैं इसको। देखो सेम डेफिनेशन आएगा, सेम डेफिनेशन क्या होगा, रिसोर्सेज विच आर या दोज आर फाउंड इन अ रीजन, फाउंड इन अ रीजन ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल। बट यहां इसको क्या कहेंगे, रिसोर्सेज दोज आर फाउंड इन अ रीजन ऑन अ लार्ज स्केल बट देयर इज नो टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इट और टू यूज इट। देखो डेफिनेशन कुछ हद तक दोनों का समान लगता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। यहां पे यूज होता है बट यहां पे डायरेक्ट कर रहा है नो यूज, यहां पे सॉरी, यहां पे कर रहा है डायरेक्ट क्या, देयर इज नो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है ही नहीं इसको एक्सेस करने का। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहते क्या है कि मान लो वाटर है, अब ओशियानिक वाटर तो बहुत है, और वाटर जो है ना दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा ऑक्सीजन से, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर हम इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करके, अगर इन दोनों को सेपरेट करके अगर एनर्जी को ऑब्टेन करना शुरू कर दें तो इंसानों को कभी भी एनर्जी की दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन इंसान के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं इसको यूज करने का, इसको सेपरेट करके एक्सेस करने का। इसीलिए ऐसे रिसोर्स को हम कहेंगे स्टॉक रिसोर्स। देखो डेफिनेशन आप फिर से दोनों को कंपेयर करते हैं। पोटेंशियल ऐसा रिसोर्स जो किसी एक क्षेत्र में पाया जाए, छोटे स्तर पे यूज भी हो, ठीक है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। अब यहां पे क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या में ये भी पाया जा रहा है लेकिन इसको एक्सेस करने का कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो हम इसको कहेंगे स्टॉक रिसोर्स। आप पहले दोनों को बढ़िया से आप एडजस्ट कर लो माइंड में, समझ में आया कि नहीं देख लो, अगर डाउट हो तो पहले पूछ लो। तीन हो गया पोटेंशियल, स्टॉक। अब तीसरा पे आते हैं। तीसरे का नाम है रिजर्व। रिजर्व क्या है, द रिसोर्सेज विच आर केप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओ फ्यूचर यहां से मिट गया, लिखे नहीं हम। ऐसा रिसोर्स जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, भविष्य के लिए सिक्योर करके रख दिया जाए, उसे हम कहते हैं क्या, रिजर्व। रिजर्व मैंने जमा करके रखना, घर में पैसा जो स्टॉक करके रखते हैं बैंक में, गुल्लक में, वो जमा कर रहे हैं ताकि आने वाले 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 साल बाद काम आए। तो वैसे रिसोर्स को हम रिजर्व कहेंगे। वैसे देखो और रिजर्व क्या, फॉरेस्ट को भी रिजर्व घोषित कर दिया कि भाई आने वाला समय में अगला 50 साल 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगा वो इसको एक्सेस करेगा। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिजर्व करके रखा गया ताकि अगला पीढ़ी इसको यूज कर सके। तो जो रिसोर्स आने वाले जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके, सुरक्षित करके रख दिया जाए, उसे हम रिजर्व कहते हैं। अब इसमें रिजर्व और स्टॉक में रिलेशन है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन भी हम लोगों को देखना है। इन दोनों का तो रिलेशन हम लोग कवर कर लिए कि ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, थोड़ा सा रिलेशन था। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, जितना भी स्टॉक है उसे हम रिजर्व भी कह सकते हैं, जितना भी स्टॉक है उसे हम रिजर्व भी कह सकते हैं।
सोचो कैसे कह सकते हैं। सपोज दैट, उदाहरण दे रहे हैं, सपोज दैट मान लो आज है प्रेजेंट टाइम में हमें नहीं पता कि हाइड्रोजन अलग करके एनर्जी कैसे ऑब्टेन करनी है लार्ज स्केल पे, आज नहीं पता। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आने वाले 50 साल के बाद, आने वाले 100 साल के बाद भी ये चीजें नहीं होंगी? हो सकता है ना, आने वाला पीढ़ी ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो फिर जब कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं वो सिक्योर है, आज नहीं यूज करें कल यूज करेंगे, तो एक तरह से वो क्या है, रिजर्व है। इसीलिए रिजर्व्स को एक और नाम दिया गया, और दूसरा नाम क्या दिया गया इसका, इसको कहा जाता है सबसेट ऑफ स्टॉक। सबसेट स्टॉक मतलब जितना भी स्टॉक है ना वो पहले से फिक्स है, किस रूप में, रिजर्व के रूप में। तो ये तो तीन हो गया। अब एक छोटा सा और है, यहीं पे एडजस्ट करते हैं फिर टॉपिक को ब्रेक करेंगे। चौथा है, चौथा है हम लोगों का डेवलप्ड। अब ये डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है। ऐसा रिसोर्स जिसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटीज आर नोन। ऐसा कोई भी रिसोर्स, ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता है, जिसकी क्वांटिटी भी पता है कि वो इन्वायरमेंट में कितनी मात्रा में पाई जाती है, वैसे रिसोर्स को हम डेवलप कहते हैं। अब इसका कोई भी रिसोर्स का एग्जांपल ले लो, सपोज दैट कोयला बोल लो, सपोज दैट बैग बोल लो, कपड़ा बोल लो, सबका क्वालिटी भी हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो कितनी संख्या में। तो ऐसे रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। हाँ, ये रहा आपका चौथा बेसिस, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व एंड डेवलप्ड। रफ इट या स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज करते हैं और एक छोटा सा 5 मिनट का हम आपको काम दे रहे हैं, अभी आपको करना है, ठीक है, और करके हमें अभी तुरंत सुनाना भी है। इसी पे जितना भी चारों पढ़े इसको आप रफ किए होंगे, पढ़े है ना, इसके आधार पे क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एट लिस्ट टू रिसोर्सेज, एट लीस्ट टू रिसोर्सेज फ्रॉम इच कैटेगरी। कॉपी निकालो ना मेरे साथ, कॉपी तभी ना बोलोगे, यहाँ तो बोलोगे तो हम चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, सारा रिसोर्स का नाम लिख लेना है। बायोटिक, दूसरा एबायोटिक, तीसरा रीन्यूएबल, चौथा, आप नोट डाउन करो मेरे साथ, नॉन रीन्यूएबल, पांच। हाँ हाँ लिखोगे तब ना, हाँ तब ना सॉल्व करोगे। ज्योग्राफी वाले कॉपी में बनाओ, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व, डेवलप्ड। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दो दो एग्जाम्पल सबका लिखना है, तो 5 है, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स को कंटिन्यूअसली रिसोर्स भी कहते हैं, कंटिन्यूअसली रिसोर्स, कंटिन्यूअस रिसोर्स मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में रिलेशन क्या है कि ये जो कोई भी ऐसा रिसोर्स होता ही नहीं है जो नॉन रिन्यूएबल। आप समझ रहे हो बात को हम क्या बोल रहे हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। मतलब पूरे पृथ्वी पे कोई ऐसा रिसोर्स है ही नहीं जो नॉन रिन्यूएबल हो, सब के सब रिन्यूएबल है। तो फिर ऐसा यहाँ पे दो कैटेगरी क्यों बनाया गया, तो इसके पीछे का कारण है, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, सपोज दैट कोल या सपोज दैट पेट्रोल, जितने भी नॉन रिन्यूएबल है, इनको रिन्यू होने में लग जाता है मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में नए कोल और नया पेट्रोल बन जाते हैं। तो इतना लंबा ह्यूमन का एज है ही नहीं, ये इसलिए वो इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। लेकिन रिन्यू तो ये भी हो रहा है, इसीलिए हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को भी रिन्यूएबल के ही कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कवर होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और यही वजह है कि पूरे पृथ्वी पे कोई भी रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल, सॉरी नॉन रिन्यूएबल नहीं है, बाकी सब का सब क्या है, रिन्यूएबल है। समझ में आ गया? अब जो हम सिखाने जा रहे हैं, मतलब फॉर्मेटिंग सिखाने जा रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाना होता है,
ठीक है, अगला क्लास में फिर हम इससे रिलेटेड आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसे ही रहना चाहिए। आप कलर यूज करो, ब्लैक यूज करो, ग्रीन यूज करो, जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए फाइनल एग्जाम के आने से पहले। और ब्लू यूज करो। जस्ट सपोज दैट हम हेडिंग दे चुके हैं। अब पहला हेडिंग जो बनेगा ना, वो पहला हेडिंग बनेगा रिसोर्स का। रेड कलर दिखता है साथ, हाँ साथ में चाहो तो आप भी लिखते रहो मेरे साथ, क्योंकि नोट्स ये लिखो उसी रफ कॉपी में, बाद में अपना क्लियर कर लेना। हाँ वो भी ठीक है। रिसोर्सेज का डेफिनेशन चलो बोलो तो हम लिखते हैं, और क्या। एक सेकेंड, उतना फास्ट थोड़ी लिखे पहले। एनीथिंग दैट satisfy human needs, हाँ, and it is it is provided एक सेकेंड, technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, विंड हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ये सब रिसोर्स के एग्जाम्पल है। अब दूसरा पॉइंट बनेगा, यहाँ पे देखो दूसरा छोटा सा हम देखो कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ये पहला पॉइंट था आपका। दूसरा बनेगा कन्वर्शन और इनटू रिसोर्सेज। तो इसमें ज्यादा नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, बताया था ना। अच्छा, मोबाइल आप यूज ही करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, तो वहां तो एनसीईआरटी सारा बुक ही मिल जाएगा। हाँ पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ उसमें अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी पढ़ लेंगे। स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी जो भी है, और यहाँ पे हो गया इंस्टीट्यूशन, ये हो गया। अब देखो ये पहला जो हेडिंग है ना, पहला हेडिंग कवर, कितना मतलब कम शब्द हम यूज किए, ज्यादा डीपली भी नहीं घुसना नोट्स में, क्योंकि ज्यादा डीपली घुसोगे ना तो फिर बहुत सारा लिखना पड़ेगा, उतना भी ज्यादा नहीं जाना है। ये लिखिकेशन में अगर देखा जाए ना रिसोर्स को, तो रिसोर्स दो ही प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा होता है ह्यूमन मेड। मतलब जूनियर का है ये टॉपिक, अगर तब भी हम लोग नॉलेज के लिए सीख लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस हम लोग जान ही सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा रिसोर्स जिसे नेचर ने क्रिएट किया हो। नेचुरल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जिसे ह्यूमन ने क्रिएट किया हो। ह्यूमन, क्लियर है ना। अब जैसे मान लो हवा, तो हवा नेचुरल होगा, नेचुरल होगा। अब मान लो बोलेंगे हम पेन, तो पेन क्या होगा, ह्यूमन मेड। अगर बोल रहे रिवर, तो ये कौन सा हो गया, नेचुरल। अगर हम बोल दे रहे हैं मान लो कि रोड, ह्यूमन मेड। मतलब ये दो प्रकार का होता है। फिर इस नेचुरल को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है जो हम लोग पढ़ रहे थे।